टाइम नहीं हुआ है भाई, हो गया है तो धीरे धीरे आते हैं लोग। पिछले क्लास में अकबर के महत्वपूर्ण कार्यों को हमने देखा था, यही था। कहा जाता है कि अकबर ने सभी धर्मों के सद्गुणों का समावेश करके एक नया धर्म दीन इलाही चलाया था। क्वेश्चन दीन इलाही से कैसे रिलेट करता है? अशोक ने भी अपने काल में ये काम किया था, सभी धर्मों के अच्छाइयों को लेकर एक नया धर्म चलाया, उसे क्या कहा? धम्म। अशोक ने उसको धम्म कहा और उसी कॉन्सेप्ट पर अकबर ने चल के अपने इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या रखा? दीन ए इलाही, मतलब सभी धर्मों की अच्छाइयों को लेकर एक नए धर्म का समावेश। ये हमेशा आते रहता है ऐसे प्रचलन। सिख धर्म में भी ये देख सकते हैं। सिख धर्मों में किसी एक धर्म पर विशेष होकर या उसको फॉलो नहीं किया, जिस धर्म में जो अच्छाइयाँ देखी उसे संकलित किया और एक नई धर्म का प्रचलन शुरू कर दिया। कुछ समय के लिए गोवध पर प्रतिबंध लग गया, मतलब गाय की हत्या, बलि, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एक जैन आचार्यों का संप्रदाय है जिसको खड़तर गच्छ संप्रदाय कहा जाता है। चंद्रसूरी थे इनके, जो जैन आचार्य थे, जिन चंद्रसूरी 200 बीघा जमीन को दान किया। किस चीज के लिए? नहीं, बौद्ध धर्म के विकास के लिए गांव को पूरी तरह दान कर दिए कि वहां से मिलने वाला टैक्स या जो भी चीज थे वो सब जैनों के डेवलपमेंट के लिए लगाए जाए। वहां से जो टैक्स मिलते थे, अनाज मिलते थे, जो सारी चीजें मिलती थी वो सब उनके भलाई के लिए प्रयोग होने लगे। 1583 में एक नया कैलेंडर इलाही संवत को जारी किया। इलाही संवत कैलेंडर का नाम रखा, जैसे शक संवत देखे ना, वैसे ही इलाही संवत एक कैलेंडर जारी किया 1583 में। विवाह संबंधों के माध्यम से राजपूतों के साथ बेहतर संबंधों की स्थापना की। हर काल में राजाओं ने यह काम किया, विवाह के माध्यम से अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश की। दास और सती प्रथा की समाप्ति कर दी थी उसने अपने क्षेत्र में, और विहित हेतु लड़के और लड़की की आयु में अंतर किया। लड़के की आयु 16 साल और लड़की की आयु 14 साल निर्धारित कर दिया, जो कि समय समय पर परिवर्तित होते गया। आज की डेट में कितना है? लड़के के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए अभी भी 18 साल पे शादी होती है क्या लड़की की? बहुत रेयर है, मतलब कहीं कहीं गलती से हो जाती होगी लेकिन रेयर है। अब लोग 20-21 के बाद ही लड़कियों की शादी कर रहे हैं। अकबर के समय में उनके दरबार में 9 रत्न कहते थे। इसे अकबर के 9 रत्न के नाम से भी जाना जाता था। जैसे बिरबल को कविराज भी बोलते थे, क्वेश्चन पहले भी आ चुका है ये, और राजा की उपाधि से सम्मानित किया। कविराज और राजा बिरबल को कहा गया। अबुल फजल अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना करने वाले व्यक्ति थे। वैसे ही टोडरमल दीवाने अशरफ के पद पर नियुक्त थे। दीवाने अशरफ का मतलब विदेश विभाग, पीछे वाले में था। नाम आप भूल रहे हैं, अगर आप मुगल पढ़ रहे हैं तो उन नाम को याद रखना जरूरी है कि एडमिनिस्ट्रेशन में किसका क्या नाम रखा जाता था। भगवान दास अमीरुल उमरा की उपाधि धारण की थी। ये उपाधि है, पद नहीं है कोई। अमीरुल उमरा भगवान दास को कहा जाता था। तानसेन कंठाभरण वाणी, यानी कि गाने के लिए जो एक उपाधि दी जाती थी, कंठ से जो शब्द निकला है कंठाभरण वाणी, उसकी उपाधि तानसेन को दी गई। मान सिंह, इनसे संबंध स्थापित होने के बाद ही जजिया कर की समाप्ति की गई। यानी मान सिंह के निर्देश पर, या यूं कहे कि कन्विंस करने पर, अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया।
अब्दुल रहीम खान खाना जो जहांगीर का गुरु भी था और बैरम खान का बेटा। अकबर के जो संरक्षक थे बैरम खान, उसके बेटे का नाम था अब्दुल रहीम। बैरम खान के मर जाने के बाद उसकी पत्नी और ये बच्चा वापस आ गया महल में ही कि आप हमें यहीं शरण दीजिए, बाहर तो वो सेनापति थे, उनके बहुत दुश्मन है, कोई भी मार सकता है। तो अकबर ने इनको जगह दिया और कहा कि तुम मेरे बच्चे को तालीम भी दोगे और महल में रहोगे भी। उसके निष्ठापूर्वक काम की वजह से उसे एक उपाधि प्रदान किया, खाने खाना, ये उपाधि का नाम है। तो पूरा नाम अब क्या बन गया? अब्दुल रहीम खाने खाना। ये इनके बच्चे के गुरु, यानी अकबर के बच्चे जहांगीर के गुरु भी रहे और महल में नवरत्न में से एक हो बन गए। मुल्ला दो प्याजा, इसका नाम तो सुना ही होगा, सुना है कभी? मतलब इसी का नाम सबसे ज्यादा मशहूर है, मुल्ला दो प्याजा। अरब निवासी हुमायूं के साथ भारत आया था, अरब का रहने वाला था। मैंने कहा ना कि हुमायूं का एक क्लोन भी बाद में मिला था, वही अरब के देश में ईरान इराक क्षेत्र में गया था जब वो, तो उसका बिल्कुल हमशक्ल मिला था, हाइट वेट साइज कलर सब कुछ उसी के जैसा मैच करता हुआ हुमायूं। तो मुल्ला दो प्याजा हुमायूं के साथ भारत आया था, कहां से? अरब से। हकीम हुकाम रसोइया का प्रधान हुआ करता था। मुगल सल्तनत में जो महल के अंदर रसोई के जो काम होते थे उसका प्रधान हकीम हुकाम था। तो ये कितने हो गए? 9 रत्न। इनमें से अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा 9 रत्नों में शामिल नहीं है। 3-4 नाम उठा के एक क्वेश्चन ना वाला जरूर पूछता है, तो ना से बेहतर है कि हाँ वाला याद रखे। हाँ याद रहेगा तो छांटना आसान हो जाएगा कि नाम में कौन आता है। इसके बाद काल शुरू होता है जहांगीर का। 1605 में राज्य अभिषेक, अकबर के मरने के तुरंत बाद। कार्यकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण साम्राज्यवादी सफलता मेवाड़ के राजपूतों और मुगलों की विजय थी। मतलब इसकी सफलता कहां से शुरू की जाती है? मेवाड़ के राजपूतों पर सबसे पहले आक्रमण करके उसे कब्जे में करने का काम इसने किया। वैसे भी मेवाड़ के राजपूतों के साथ कोई भिड़ता नहीं था उस समय। लोग एक ही काम रखते थे कि या तो राजपूतों को अपने पक्ष में ले लो या हाथ जोड़ के नमस्कार करो और आगे बढ़ जाओ। उनसे लड़ नहीं सकते, क्योंकि मेवाड़ के राजपूतों के लिए कहा जाता था कि ये घर से निकल पड़े लड़ाई के लिए तो यही सोच के जाते थे कि या तो मर जाना है या मार देना है, बीच का कोई रास्ता नहीं था इनके पास। तो पूरे हिंदुस्तान की सेना मेवाड़ के राजपूतों से डरती थी। और सही बात है, डरना भी चाहिए। जब आदमी ऐसा खूंखार बन जाए, या तो मर जाना है या मार देना है, दो ही कॉन्सेप्ट लेके चल रहा है तो बनना चाहिए। अकबर ने इसका मतलब कहते हैं ना वो साइंटिफिकली भरपूर प्रयोग किया। राजपूतों को चाहिए क्या? थोड़ा सा अकड़ के चलना, हाथ में तलवार, और किसी से लड़ जाए ऐसी आजादी, किसी के आगे झुके नहीं। अकबर ने कहा सेनापति बना दो इसको तुरंत, मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे कई लोगों को सेनापति बनाए कि इनको लड़ाई ही चाहिए ना, मैं दूंगा लड़ाई। अलग अलग राज्यों पर उनको सेनापति बना के आक्रमण करने के लिए कहां नहीं भेजा, और जहां जहां भेजा राजपूतों ने जीत हासिल करके लाए। साम्राज्य विस्तार किसका हुआ? अकबर का। हर चीज को नेगेटिव लेना सामान्य आदमी का काम है, और हर चीज में पॉजिटिवनेस ढूंढ लेना एक राजा का काम होता है। लोग कहते थे कि बहुत खतरनाक खूंखार लड़ाकू लोग हैं, कहा सेनापति बनाओ इसको। अगर ऐसी काबिलियत है तो इसे डरे क्यों? इसको शामिल करो, यहां अपने सेना में शामिल करो, इज्जत दो, पोस्ट दो, सम्मान दो, आगे बढ़ाओ। यही काम उसने किया, और उसकी वजह से राजपूतों की सेना मुगल सेना में धीरे धीरे मिलती चली गई और एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करना एक राजा के लिए बहुत मुश्किल। जब कुछ ईमानदार सेनापति इनके जैसे लोग आए, चाहे मान सिंह क्यों ना हो, मान सिंह भी तो उसी में शामिल थे, ये सब लोग जब आए तब राज्य को और मजबूत करने का काम किया। और इनमें राजा बनने की कोई लालच नहीं थी, बस इनको युद्ध के लिए भूमि और जमीन और सामने दुश्मन चाहिए था। एक राजा ने प्रोवाइड करवा दिया, जाओ खेलो, मस्ती करो और राज्य को जीत के लेके आओ। एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा एक ये क्या कहा जाता है उसको, क्वालिटी, गुण सीखना, कि हर चीज में पॉजिटिवनेस नजर आता है, वो आदमी राजा बने रहता है। उसको किसी से बैर नहीं होता है। भले आदमी 100 शिकायतें करके जाए, लेकिन ढूंढता है कि उस 100 शिकायतों में उसमें एक अच्छाई तो जरूर होगी, पता करो क्या है, और उसको लेके आगे बढ़ जाते हैं।
तो इसने गलती की, साम्राज्यवादी विस्तार की नीति को लेकर आए और मेवाड़ के राजपूतों पर मुगलों की विजय हुई। उस समय सब लोग उनसे डरते थे और इन्होंने राजपूतों से ही राजपूतों को भिड़ा के वापस सेना में शामिल करके मेवाड़ को भी अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया। कला एवं साहित्य का प्रेमी था कौन? जहांगीर। जहांगीर का वास्तविक नाम ना, जहांगीर का वास्तविक नाम ना, वो तो शाहजहां का नाम था, खुर्रम। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? सलीम। अब याद आया, अकबर के बेटे सलीम और अनारकली प्रेम कहानी नहीं सुना था? तो सलीम जहांगीर को ही कहा जाता था। और ये सलीम नाम क्यों पड़ा उसका? क्योंकि माना जाता है कि अकबर को लंबे समय तक पुत्र या पुत्री का सुख प्राप्त नहीं हुआ, मतलब औलाद नहीं हो रही थी। तो एक बार एक मजार पर जाकर शेख सलीम चिश्ती दरगाह है एक, उस दरगाह पे जाके इन्होंने मन्नत मांगा कि मुझे पुत्र या पुत्री के सुख प्रदान कीजिए। कुछ समय बाद इसकी जो पीड़ा थी, दर्द थी, खत्म हुई और पुत्र की प्राप्ति हुई। तो उन्हें उसी के नाम पे सलीम नाम रखा, शेख सलीम चिश्ती के नाम पे। और बाद में राजस्थान में है, लेकिन अजमेर में ही नहीं, अजमेर से थोड़ा और पहले। यूं कहा जाए कि जयपुर और अजमेर के बीच में पड़ता है वो। तो नाम याद रहेगा। सलीम किसका नाम था? और अनारकली दंत कथा थी ये। सलीम और जहांगीर की जितनी प्रेम कहानी किताबों में लिखते हैं उसमें साफ साफ स्पष्ट ऊपर ही लिखा रहता है दंत कथा, मतलब खुद से गढ़ी गई एक कथा। इसमें कोई सच्चाई थोड़ी है, ये ओरिजिनल कहानी नहीं है कि सलीम और इसमें पागलपन था, युद्ध हुई, एक दूसरे से भागे, वैसा कुछ नहीं था। न्याय की जंजीर का प्रयोग किया जहांगीर ने। न्याय की जंजीर माने क्या? जंजीर लोग छूते थे आके, पता नहीं क्या उसमें करिश्मा या क्या कुछ कहे। न्याय की जंजीर का मतलब जो आदमी उस जंजीर को छूता था और वहां उसको छू के कुछ भी बोलता था तो राजा समझ जाता था झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। तो न्याय करने के लिए उसने जंजीर का प्रयोग किया, जिसे न्याय का जंजीर कहा गया। कहा पहले लोहा को पकड़ो तुम और तब बोलो तुम क्या सही क्या गलत बोल रहे हो। और पता नहीं कैसे पकड़ लेता था, आज तक मुझे समझ में नहीं आया ऐसी कौन सी करिश्मा थी उसमें कि लोहा छू के हम बोले तो उसे झूठ और सच का पता चल जाए। पॉलीग्राफ तो आज के डेट में यूज होता है, उस समय कैसे यूज होता था? तमगा नामक कर की वसूली पर प्रतिबंध लगा दिया। पहले लोग तमगा लगाते थे टैक्स के रूप में, तमगा, इस तमगा पर प्रतिबंध लगा दिया। किसने? जहांगीर ने। नूरजहां के पिता गियास बेग एतमातुद्दौला की उपाधि प्रदान की। नूरजहां के पिता का नाम गियास बेग। गियास बेग को कौन सी उपाधि दी गई? एतमातुद्दौला। अब सोचेंगे नूरजहां कौन थी? मुगल सल्तनत की सबसे पहली और सबसे पढ़ी लिखी लेडी यही थी, सल्तनत की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी। हालांकि इससे पहले अकबर के बाप की बहन भी यानी बुआ जी भी पढ़ी लिखी थी, गुलबदन बेगम नाम था, हुमायूं नामा किताब भी लिखा उसने, लेकिन वो पढ़ी लिखी थी। सबसे ज्यादा क्वालिफाइड में अगर कोई गिनी जाती है तो नूरजहां। इसके पास सभी तरह की शिक्षा थी, युद्ध की शिक्षा थी, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन की शिक्षा थी और सामान्य शिक्षा। इससे क्वालिफाइड लेडी उस समय कोई नहीं था। और ये नूरजहां कौन थी? जहांगीर की मां यानी अकबर की पत्नी की सेवा करने वाली एक सामान्य सी लड़की जो महल में रहती थी। एक बार जहांगीर की नजर उस पर पड़ी, देखा सुंदर है, अच्छी है, मां से कहा कि मैं इससे शादी करना चाहता हूं। मां ने कहा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो वो थी नूरजहां। इसके पिता का नाम गियास बेग। इसको उपाधि क्या दी गई? एतमातुद्दौला। यानी कि ये जहांगीर के ससुर जी हैं जिनको एतमातुद्दौला की उपाधि दी गई। और बाद में गियास बेग इसे कोई नहीं कहा, पूरे इतिहास में यही नाम आपको देखने को मिलेगा, एतमातुद्दौला। जिंदा इंसान का पहला मकबरा बनाने का काम इसी नूरजहां ने किया था। मकबरा समझ रहे हैं ना? कब्र पर बनी हुई
तो भारत में मकबरा बनाने का काम नूरजहां ने सबसे पहले इसी का किया। इत्तेमातुद्दौला का जिंदा रहते हुए मकबरा बनवा दिया ताकि मरने के बाद वो इसी में दफन हो। मेहराब वाला मकबरा, गोल गुंबद, इत्तेमातुद्दौला का सबसे पहला मकबरा भारत में। 7 नवंबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर मृत्यु हो गई इसकी, जहांगीर की। 1627 नवंबर 7, कहां पर मृत्यु? भीमवार नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद कौन आए? शाहजहां जब आए तब उथल पुथल की स्थिति थी। सन 1628 में राज्याभिषेक शाहजहां, इसका वास्तविक नाम था खुर्रम, शाहजहां का ओरिजिनल नाम खुर्रम था। 1628 में इसका राज्याभिषेक करा दिया गया और 1636 में गोलकुंडा पर अधिकार कर लिए जाकर साउथ में, क्योंकि गवर्नर उसी का था पहले। जब तक यहाँ फादर का शासन था तब तक ये बेटे अलग अलग राज्यों में गवर्नर बने रहते थे, तो गोलकुंडा का गवर्नर ये बनाया गया था। जब उधर से लौट के आया राजा बना तो सबसे पहले गोलकुंडा को जीत के अपने राज्य में मिला लिया। निर्माण शैली का विकास किया, मतलब बहुत अलग अलग जगह पे स्थापत्य कला, जिसको निर्माण कहते हैं, कहा जाता है। शाहजहां के काल को सबसे सुनहरा काल माना जाता है बिल्डिंग्स बनाने में। कहा जाता है कि इससे बेहतरीन सुंदर बिल्डिंग हिंदुस्तान में कभी किसी ने नहीं बनवाया। बहुत से बिल्डिंग्स इसके नाम है, जैसे ताजमहल 7 अजूबा में से एक आज की डेट में। दिल्ली के लाल किला जब से है आज तक है ही, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जामा मस्जिद का निर्माण ये सब इसी ने करवाए थे। शाहजहां ने अब्दुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किसने सानी की उपाधि धारण की। उपाधि कम, पैराग्राफ ज्यादा नजर आ रहा है। शाहजहां की उपाधि अब्दुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किसने सानी। सांस फूल जाए उपाधि बोलने में। बस ऐसी ही उपाधि इन्होंने धारण की थी। पुर्तगालियों के प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुगली पर इन्होंने अधिकार कर लिया। कब की बात है? 1628। पुर्तगाली जब आए थे उन्होंने हुगली पर धीरे धीरे उस पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। उसके तख्ते ताउस में कोहिनूर का हीरा जरा हुआ था। सारी लड़ाई तो इसी हीरे के पीछे रही आज तक। आज यूके को कहा जाता है कि भाई हमारा सामान लौटा दो, तो कहता है वो तो हम लेके बहुत पहले चले आए थे, उस समय क्यों नहीं ले लिया। 3rd वर्ल्ड वार होगा ना तब वहां से उठा के लाएंगे लोग। जब सब लोग जान बचा रहा होगा तो हिंदुस्तान कोहिनूर हीरा ढूंढने जाएगा यूके में, कहां रखा है। तख्ते ताउस मतलब जिस तख्त पर बैठकर वो दिशा निर्देश देता था, निर्णय लेता था, उसे तख्ते ताउस कहा जाता था। उसमें कोहिनूर हीरा जरा हुआ था। शाहजहां के बाद कौन आ गए? औरंगजेब। शाहजहां का नाम शाहजहां क्यों पड़ा? शाहजहां हाथी से लड़ा था, एक वक्त था, एक हाथी से भिड़ गया था वो, और क्या बोलते हैं अखाड़े में। तो कहा कि जब एक नौजवान एक हाथी को मार सकता है तो वो पूरी दुनिया पर जीत हासिल कर सकता है। तो पूरी दुनिया को जहां कहा गया उसके राजा को शाह कहा गया, तो दोनों मिला के क्या बन गया? शाहजहां, पूरी दुनिया को जीतने वाला। तो ये एक उपाधि थी शाहजहां, उसका वास्तविक नाम तो खुर्रम था, दुनिया शाहजहां के नाम से जानती है। 1657 में राज्याभिषेक औरंगजेब का हुआ। सबसे खतरनाक, कट्टर, पता नहीं क्या क्या इसके बारे में लोग कहते हैं। कोई भी राजा जब उसे पता चलता है कि सामने वाला कमजोर है और मेरे राजकाज को या इस क्षेत्र को बहुत बेहतर नहीं बना सकता, तो उसकी जगह पे एक नया आदमी का आना कंपलसरी माना जाता है। ये वही है। दारा, सूजा, मुराद, औरंगजेब चौथे नंबर पे, सबसे छोटा भाई। कितने भाइयों को मार दिया इसने? 3 भाइयों को। वैसे अशोक ने कितने भाइयों का कत्ल किया था? टोटल मिला के 100 थे, उसको मिला के। तो वो अगर बच गया तो कितने को मारा? 99। फिर भी ये संख्या बहुत कम है। 2-3 को मार के राजा बन जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
इसके पहले भी राजाओं की फितरत में ही होती है कि वो राज्य के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर उसकी सोच में हो कि मुझे प्रजा के लिए कुछ करना है तो सामने कोई भी हो उन रिश्तों को साइड में रख दिया जाता है। कहा जाता है आज भी कि पॉलिटी में रिश्ते मायने नहीं रखते, कभी भी, तब भी नहीं था, आज भी नहीं। आप कौन हैं वो घर की बात है। आज आप यहाँ अखाड़े और मैदान में हैं, आपसे रिश्ते नहीं देखे जाएंगे। लड़ाई होगी, मारपीट होगी, जीत होगी तो आपका या हमारा। जब से वंश की स्थापना हुई है तब से हत्या का प्रचलन चल पड़ा है। हरियांक वंश के संस्थापक बिंबिसार, हत्या किसने कर दिया? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु की हत्या किसने किया? उदयन ने। उसके बाद ये सिलसिला चलते रहा, सब एक दूसरे की हत्या करके राजा बनने लगे, क्योंकि उसके रहते उसे कोई राजा बनाने को तैयार नहीं था। ये परंपरा बहुत पुरानी है, जब से देखिएगा तब से, यहां तक कि जब कबीलों में लोग थे तब भी एक दूसरे से लड़ते थे कि जो जीतेगा वो राजा बनेगा, कबीला में भी। तो हमेशा से ये रहा है। अपने भाइयों दारा, सूजा और मुराद तीनों की हत्या किया एक एक करके। शानदार कहानी है औरंगजेब की। और सिखों के गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी। तेग बहादुर कितने नंबर के गुरु थे? 9वें गुरु। तेग बहादुर की हत्या का प्रमाण है कि औरंगजेब ने ही किया था। इतिहास यही बताता है, धर्म के लोग भी यही मानते हैं, लेकिन जो इतिहासकार इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल मतलब विश्व इतिहासकार, वो इस चीज को सही नहीं मानते। तेग बहादुर के साथ घटना क्या हुई थी वो मैं बता देता हूं। तेग बहादुर चूंकि सिख धर्म के गुरु थे, और आपको पता ही है कि जब औरंगजेब राजा भी नहीं था, सूबेदार था, कहां का? गवर्नर जिसको कहा जाता है, सूबेदार साउथ का बनाया गया था। बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, इन क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए इसको कहां भेजा गया? दक्खन के क्षेत्र में। दक्खन का मतलब मुंबई से लेके और हैदराबाद तक का सारा क्षेत्र दक्खन कहलाता था उस जमाने में। दक्खन का सूबेदार एक आदमी को बना दिया गया, वो कौन था? औरंगजेब। सूबेदार था, राजा नहीं था। उस समय मुगल सेना पंजाब और आसपास के उन क्षेत्रों पे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते थे, आते जाते छेड़ना, कुछ बोलना। होता ही है कि ये एक ऐसी नस्ल है, पुलिस या जो कहे आर्मी, इनमें पता नहीं पुरानी फितरत में ही होता था कि सब चीज पब्लिक प्रॉपर्टी है। मतलब किसी को कुछ भी बोलना, किसी को उठा लेना वर्दी के दम पे कि हम तो फलाना है, ऐसी चीजें हमेशा से चलती आ रही थी। तेग बहादुर ने उनसे कई बार आग्रह करके या राजा से आग्रह करके इस चीज को खत्म करने के लिए गुजारिश किया, लेकिन नहीं हुआ। तो कहा एक ही आदमी कर सकता है। वो कौन है? औरंगजेब। उसने दक्खन में इसको पत्र लिखा कि मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी हो गया है। तेग बहादुर मैं बोल रहा हूं, मैं सिखों का गुरु हूं और मैं सिख के साथ हो रहे इस दुर्व्यवहार का समाधान चाहता हूं। पत्र लिख के भेजा, उधर से पत्र से जवाब आया कि ये ऐसी बात है, मतलब सेंसिटिव बात है, जिसके लिए हम दोनों को सामने मिलजुल कर बैठ के बात करना चाहिए। पत्र के माध्यम से मैं कोई यहां से खड़े खड़े डिसीजन नहीं ले सकता कि क्या हो रहा है, पहले मुझे पूरी बात जाननी है। ऐसा करके पत्र के माध्यम से इन तक पत्र पहुंचा। इन्होंने पढ़ा और कहा कि मुझे औरंगजेब से मिलने जाना है। पंजाब से निकले, कहां जाना है? साउथ। घोड़े पे निकले थे। मुंबई के आसपास ही इनकी हत्या हो गई। कैसे और क्यों हुआ कोई नहीं जानता। तो आधे से ज्यादा दुनिया यही जानती है कि पत्र लिख के इन्होंने बुलाया और रास्ते में मरवा दिया। कितनी सच्चाई है इस बात में? जिस आदमी तक पहुंचना था वहां तक पहुंचे भी नहीं। पत्र के माध्यम से ये बात सही भी थी कि एक दूसरे से मिलने की बात हुई, लेकिन क्या सिर्फ मिलने को कह देना हत्या को प्रेषित कर रहा है कि वो हत्या के लिए बुलाया था? नहीं। इस आदमी को एक ही आदमी पे उम्मीद था कि ये सही कर सकता है, और यही कर भी सकता था औरंगजेब। और बोला कि मैं बिल्कुल इस पर डिसीजन लूंगा, लेकिन मैं पूरी बात जाने बिना कभी डिसीजन नहीं लेता। मैं अपने गुप्तचर छोड़ रहा हूं जो वहां पता करेंगे, और आप मुझसे मिलने आइए, जो आके आप अपनी पूरी बात रखिए, तब तो मैं जान पाऊं। पत्र से कितना कुछ लिखेंगे, समझ नहीं आएगी बातें। एक तरह से यह भी सही था कि सेंसिटिव मुद्दे को सामने बैठ के डिस्कस किया जाए, लेकिन बीच में हत्या हो गई। कैसे और क्यों, इसका आज तक कभी पता नहीं चला, या किसी की प्लानिंग थी। लेकिन उसमें औरंगजेब का हाथ कहा जाए बिल्कुल नहीं था। औरंगजेब से तो बहुत दोस्ताना रिश्ता था उसका हमेशा से।
अच्छा रिश्ता। तो तेग बहादुर की हत्या की साजिश में फंस गया, उसने हत्या नहीं करवाया था। हिंदू मनसबदारों की संख्या 33% कर दिया इसने, जो कि पहले सिर्फ 18 या 19% था। मुगलों में मनसबदारों की संख्या बढ़ा के 33% कर दी। मनसबदार मतलब एक पद देकर, एक अच्छी शोहरत, इज्जत, पद सब कुछ दिया और महल में उनको रखा। सबसे ज्यादा इसी के समय में रहे 33%, अकबर से भी ज्यादा। अकबर के समय 19 से 20% थे, और फिर भी अकबर महान, इसने 33% रखा। सभी धर्मों का समावेश करके राज्य चलाने का काम किया, फिर भी सबसे कट्टर यही है। सबसे कट्टर क्यों? क्योंकि हम किसी के कहे हुए बात को मान लेते हैं। खुद एनालाइज जिस दिन करेंगे उस दिन पता चलेगा कि औरंगजेब से बेहतर वाकई कोई राजा भारत के लिए नहीं था। यह वही काल है जब भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी, औरंगजेब का काल। इतिहास उठा के पढ़ेंगे तो पता चलेगा। इकोनॉमिकल ग्रोथ दुनिया के सबसे ज्यादा, करेंसी टॉप पे उस समय इंडिया का ही था, हाईएस्ट टॉप करेंसी। जैसे आज के देश में दूसरे देशों का है ना कि उसका 1 रुपया हमारे यहाँ 200 रुपये के बराबर है, उस समय इंडिया की करेंसी सबसे टॉप पे थी। लोग यहां से व्यापार करना और पैसा लेना चाहते थे, किसी भी तरह से व्यापार से जुड़ना चाहते थे। उस समय अलग अलग मदरसों में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की स्थापना करके साइंस के डेवलपमेंट के लिए दुनिया के कोने कोने से साइंटिस्ट बुलवाया था। ये वही आदमी, इसने कहां खर्चा नहीं किया दिखावे में, बिल्डिंग बना देना, सड़क बना देना, खर्चा नहीं किया। कहा लोगों के डेवलपमेंट पर काम करो, अगर वो डेवलप होंगे देश डेवलप हो जाएगा। एजुकेशन पे जरूरत से ज्यादा फोकस, हर आदमी को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। और जितने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे उस समय, प्राइमरी को मकतब कहा जाता था और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को मदरसा कहा जाता था, उसमें साइंस की पढ़ाई के डेवलपमेंट के लिए हर मुमकिन कोशिश की है ये, अपने लिए, लोगों की भलाई के लिए। तो जो लोग इनके साथ थे, पर्सनली जानते थे, औरंगजेब उनकी नजर में सबसे बेहतर था। औरंगजेब ने अगर सबसे पहला कोई चीज तुड़वाया था तो वो एक मस्जिद था। इलीगल तरीके से गलत स्थान पर बनी एक मस्जिद को सबसे पहले तुड़वाया था, रिकॉर्ड। लेकिन ये जानकारी शायद किसी को नहीं होगी। सबसे पहले एक मस्जिद को इसने तुड़वाया था, पहला ऐसा सुल्तान जिसने मस्जिद पर हाथ डाला, और वो भी एक मुस्लिम शासक होते हुए। बात मस्जिद की नहीं थी, बात सही और गलत की थी। गलत स्थान पर रहेगा वो चाहे कुछ भी बनाओ टूटेगा। और कहा जाता है कि 150 साल पुरानी मस्जिद को उसने तोड़ के हटा दिया वहां, और कोई एक शब्द नहीं बोल पाया। तो औरंगजेब के बारे में सुनना नहीं चाहिए, समझना चाहिए। अगर आप दूसरों से सुनेंगे, किताबों में लिखे हुए 2 लाइन से डिसाइड कर लेंगे कि ये बहुत ही कट्टर और बेकार राजा था, तो वैसा ही फीलिंग आएगा। लेकिन जिस दिन इसके बारे में इसकी पूरी जीवनी पढ़ेंगे, लोग इसको जिंदा पीर ऐसे ही नहीं कहते थे। पीड़ का मतलब ही है कि मरे हुए आदमी को पीड़ कहा जाता है, कहते ना स्वर्ग को प्राप्त कर गया होगा। लेकिन ये एक ऐसा पीर जिसके लोग मुरीद थे और ये जिंदा था, लोग इसे इतना मानते थे, इसलिए इसको जिंदा पीर कहा गया। पीर का मतलब मार्गदर्शक। मार्गदर्शक हमेशा रूहानी होते थे, लेकिन ये जिंदा मार्गदर्शक था। तो इनके बारे में मैंने भी काफी पढ़ा, मुझे कहीं भी ऐसा शब्द नहीं लिखा कि जो सामान्य किताबें या छोटे मोटे राइटर्स लिख देते हैं कि फलाने राजा ऐसा था। किस बेसिस पर निष्कर्ष लिखा नहीं पता। अगर मुझे इतिहास जिंदगी में पढ़ना होता तो इतिहास के सोचने का तरीका ही बदल देते लोगों के, लेकिन हमारा वो काम नहीं है। इतिहास एनालिसिस बेसिस पर पढ़ी जाती है। आप पढ़ के क्या एनालाइज कर रहे हैं, क्या विश्लेषण किया, इसको पढ़ के क्या समझे, उस पर निर्भर है। हर घटना के पीछे मैंने कारणों को देखा, वो कारण जो यहां उल्लेखित नहीं है, और उसके ऐसे खतरनाक खतरनाक कारण है कि अगर स्पष्ट किया जाए तो कहते हैं ना दंगा छिड़ जाएगा लोगों में आपस में, क्योंकि कोई समझना नहीं चाहता। व्हाट्सएप पर पता नहीं कहां से कुछ का कुछ पढ़ लेते हैं लोग, और फेसबुक पर लगता है कि यही इतिहास है। वो गढ़ी हुई इतिहास है, वास्तविक इतिहास कुछ और होती है। फिल्म देख के इतिहास नहीं जानना चाहिए, किताबें पढ़ के जानी। प्रशासनिक व्यवस्था निरंकुशता पर आधारित थी। निरंकुशता समझ रहे हैं?
मतलब कोई भी वर्दी वाला आदमी अपना रोब दिखाकर कुछ भी कर सकता था, ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी। निरंकुश शासन, जो रूस में और बाकी जगहों पे जैसे जारशाही शासन चलते थे निरंकुश टाइप का, उस समय प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी बन चुकी थी। प्रमुख अधिकारी, वकील जो होता था ये बादशाह के बाद सर्वाधिक प्रमुख होता था, जिसे बाद में वजीर कहा जाने लगा। बादशाह के बाद सबसे प्रमुख आदमी को पहले वकील कहते थे, वही नाम बन के क्या हो गया। और आज एक प्रधानमंत्री होता है जिसको वजीर आजम कहते हैं। वजीर आजम यानी वजीरों में सबसे सुप्रीम, मंत्रियों में सबसे सुप्रीम कौन होगा? प्रधानमंत्री। मीर बख्शी सैन्य विभाग का अध्यक्ष होता था, मतलब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के हेड बनाए जाते थे ना आज, वैसे ही समझिए कि सैन्य विभाग के अधिकारी को क्या कहते थे? मीर बख्शी। शाही कोष के प्रबंधक, कोष मतलब धन दौलत, शाही कोष खजाना, इस खजाना के प्रबंधक यानी मैनेजर को क्या कहा जाता था? दीवान। मुख्य न्यायाधीश को काजी। और सद्र उस सुदूर जो धार्मिक विषयों पर राजा को परामर्श देने का काम करता था, यानी कि कोई फतवा वगैरह जारी करवाना, किसी बात को पूरी दुनिया के लिए जनरलाइज कर देना कि ये सब पे लागू होता है, सबको ऐसा करना पड़ेगा, तो जो परामर्श देते थे धार्मिक अधिकारी, उसे सद्र उस सुदूर का नाम दिया गया। और इनके मशवरे पर जो बातें राजा को सही लगती उसे मानते, जो गलत लगता उसे छोड़ देते। इसके बाद नाम कुछ और भी आता है, मुहतासिब, अनैतिक संबंधों को रोकने वाला अधिकारी। यानी एक आदमी ऐसे भी लगाए गए थे कि लोगों का एक दूसरे से संबंध बिगड़े नहीं या अनैतिक ना हो, हर चीज घटना होने से पहले उस पर कमांड पा सके, उसकी बात करते हैं। खाने सामा, सम्राट के परिवार और उसकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला अधिकारी, यानी उनके परिवार को क्या नीड है, खाने पीने, रहने, आवश्यकता, कहीं आना जाना, उन सब की व्यवस्था करने वाला व्यक्ति एक अलग होता था, उसका नाम था खाने सामा। महल में रहने वाले बाकी लोगों की व्यवस्थाएं अलग थी और राजा के परिवार के लिए व्यवस्थाएं अलग थी, क्योंकि सब कुछ उसी पर निर्भर था। अगर परिवार वाले को किसी ने किडनैप कर लिया तो झुकने की बात, किसी ने मार दिया तो पूरा माहौल बिगड़ जाता था। तो इसलिए परिवार के लोगों को स्पेशल सारी चीज दी जाती थी। जैसे यहाँ भी जो आईएएस आईपीएस अधिकारी होते हैं, उनके बीवी बच्चे भी कहीं जाते हैं तो पीछे से 2 गाड़ी जाती है। क्यों? देख के तो बुरा लगता है कि भाई ये काम तो मैंने आईएएस आईपीएस को अधिकारी चलने के लिए गाड़ी दिया है, उसके बीवी बच्चे भी इसमें घूम रहे हैं, क्योंकि उसका पूरा काम उसी पर निर्भर है। वो ठीक है तो वो ठीक है, अगर उनमें से किसी को कुछ हो गया तो वो आदमी काम कर पाएगा, जिम्मेदारी उठा पाएगा? नहीं, वो उसकी सिक्योरिटी के लिए हर वक्त परेशान रहेगा। तो गवर्नमेंट ने निर्देश कर दिया कि जो सिक्योरिटी आपकी रहेगी वही आपके परिवार वालों के लिए भी रहेगी। उनको कहीं स्पेशली आना जाना है तो उनके साथ भी सेना जाएगी, आएगी, 2-4 पुलिस वाले अधिकारी रहेंगे, सुरक्षा। क्योंकि अगर परिवार ठीक तो बाकी सब ठीक। अगर परिवार में उथल पुथल रहा तो राजा या सेना का अधिकारी, कोई भी आदमी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। इसके बाद देख रहे हैं मीर आतिश, शाही तोपखाना का अधिकारी। आतिश का मतलब ही बम बारूद होता है ना, तो तोपखाना अधिकारी के साथ इसको जोड़ लीजिएगा। और दरोगाए डाक, डाक चौकी, गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। डाक चौकी का दरोगा, गुप्तचर विभाग का प्रधान। और मंत्री परिषद को उस समय वजारत कहा जाता था। मंत्रियों के समूह या मंत्री परिषद को वजारत। गांव के तहत छोटी बस्तियों को नगला कहा जाता था, छोटे छोटे बस्ती। ये सब उस समय प्रशासन में बटे हुए कुछ टर्म्स हैं। प्रांतीय अधिकारियों के नाम क्या रखे गए थे? सूबेदार, शासन एवं सेना दोनों के अधिकार प्राप्त होते थे उनमें, शासन करने का भी और सेना को अपने से रख के बहाल करने का भी व्यवस्था था सूबेदार के पास। दीवान किसे कहते थे? सूबेदार के बाद दीवान का स्थान प्रमुख होता था। प्रांतीय बख्शी, सिपह सलार के अंतर्गत सेना में भर्ती और नियंत्रण का काम करता था प्रांतीय बख्शी। ऐसे ही नाम खतरनाक खतरनाक है सब। सदर काजी न्याय विभाग का अध्यक्ष होता था। और कोतवाल प्रांत में आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए होता था। कोतवाल का मतलब लोकल थाना, छोटा छोटा बना के और उस प्रांत पे शांति कायम करना इनका काम होता था।
कोतवाल है कि नहीं आज भी? और थाने का नाम कोतवाली रख दिया जाता है, कोतवाली थाना। जो जिला स्तर के पदाधिकारी होते थे वो कौन कौन थे? एक तो फौजदार, सेना का अधिकारी या सैन्य अधिकारी कहलाते थे फौजदार के रूप में। अमले गुजार यानी मालगुजारी की वसूली करने वाले आदमी को कहते थे। आमिल मालगुजारी की वसूली करने वाले, उसी को अमले गुजार या आमिल भी दोनों नाम से जानते थे। विति कची अमल गुजार का सहायक, माने जो आदमी पूरा टैक्स वगैरह इकट्ठा करके एक जगह जमा करके राजा तक पहुंचाने का काम करे, एक असिस्टेंट, उसे नाम रखा गया विति कची। शिकदार क्या होता था? परगने के प्रमुख अधिकारी को शिकदार कहते थे। और फौतदार परगने के खजांची को, खजांची मतलब वो जो वित्त विभाग लेन देन का लेखा जोखा रहता है उसको खजांची कहते थे, उसको फौतदार कहा गया। कारकुन आधुनिक क्लर्क के रूप में कार्य करता था, यानी एक क्लर्क हर विभाग में रखे गए उसको कारकुन के नाम से जाना गया। और कानूनगो किसे कहा गया? पटवारी के अधिकारी को कानूनगो के नाम से जाना गया। इतना पढ़ा देने के बाद तो बीपीएससी 69 भी निकल जाएगा। इतने सारे बातें इसमें बता चुके हैं कि प्रीवियस देख लीजिएगा तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन कितना आया हुआ है इन सब चीजों से। आ चुके हैं सब। जिला स्तर के पदाधिकारियों के बारे में तो मैंने बता ही दिया। अब कुछ भूमि है, इनके बारे में देख लीजिए। मनसबदारी क्या है? अकबर के सैन्य व्यवस्था को मनसबदारी कहते थे। सैनिकों की अपनी एक व्यवस्था बना के रखी थी, मनसबदारी कहलाई। मनसबदार एक तरह का पद था जो दिए जाते थे, जिसमें जात रैंक और सवार रैंक नाम से उपलब्धि हासिल होती थी। पैदल सेना को क्या कहते थे? जात, और घुड़सवारी वाले सेना को सवार। तो एक आदमी को कितना जात और कितना सवार रैंक दिया जाता था, उससे उसके अपने पोस्ट का पता चलता था। आदमी का पोस्ट जितना हाई, उसका जात रैंक भी हाई और सवार रैंक भी हाई। मतलब पैदल सेना भी ज्यादा दी जाती थी उसे और घोड़ों की सेना भी ज्यादा दी जाती थी। जब्ती प्रणाली क्या होता था? खालसा भूमि पर राजस्व की नवीन प्रणाली लाई गई। यानी अगर कोई आदमी कहीं किसी जमीन पर टैक्स देने से इनकार कर दिया तो उस भूमि को ही जब्त कर लेते थे। उसका नाम क्या रखा? जब्ती प्रणाली, जब्त करने का काम। जात और सवार रैंक थे। जात पद के बराबर पैदल सैनिक और सवार पद के बराबर घुड़सवार सैनिक रखने पड़ते थे। मतलब अगर आपको जात रैंक 20 दिया गया तो आपको पैदल सेना कितनी रखनी होगी? 20। और सवार रैंक 10 दिया गया, मतलब घोड़ा सेना कितनी रखनी होगी? 10। तो कोई भी मंत्री होते थे या प्रमुख व्यक्ति महल के अंदर, उनको जात और सवार रैंक दिया जाता था। जिसका रैंक हाई उसका पोस्ट हाई। क्लियर हुआ? जात और सवार रैंक। अहदी सैनिक क्या होते थे? सम्राट के व्यक्तिगत सैनिक होते थे। ये उनके क्या कहते हैं? मुहाफिज उस समय कहा जाता था। ये सिर्फ सम्राट के लिए जवाबदेह होते थे। उसके बगल में अगर कोई मर भी रहा हो तो उसकी तरफ देखते नहीं थे। चारों तरफ से सम्राट को घेर के खड़े, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। उन लोगों को क्या कहा गया? अहदी सैनिक। दाखिली सैनिक, इनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी तथा इन्हें मनसबदारों की सेना में रखा जाता था। उनको नाम क्या दिया गया? दाखिली सैनिक का नाम दिया गया। मनसबदारों की श्रेणी में थे ये सब। कला और संस्कृति थोड़ा सा है, उसको देख लेते हैं। बाबर द्वारा रुहेलखंड स्थित संभल में जामे मस्जिद और दिल्ली में आराम बाग तथा धौलपुर में चौखटी बावली का निर्माण करवाया। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि दिल्ली में आराम बाग में इसको सबसे पहले दफन किया गया था। बाबर के मृत्यु के बाद इसे कहां दफन किया गया? पहली बार आराम बाग में आराम करने के लिए छोड़ दिया गया, मतलब लेटा दिया गया। आत्मा की शांति आराम बाग में मिली। और फिर बाद में वहां से उठा के कहां दफन किया गया? काबुल। दूसरी समाधि बनाई गई काबुल में। दिल्ली स्थित दीन पनाह भवन का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। दीन ए पनाह भवन का नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अकबर द्वारा आगरे का किला, आगरा का ताजमहल अलग है, आगरा का किला अलग है। आगरे के किले का निर्माण, लाहौर का किला, अटक का किला और फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा, ये सब निर्माण किसने करवाया? अकबर। जहांगीर की रुचि स्थापत्य कला से अधिक चित्रकला में थी। जहांगीर चित्रकला के लिए जाना जाता था। उस समय मशहूर चित्रकार कौन थे?
मोहम्मद ईसा और एक और थे, मंसूर अली, सही नाम है। उसके बाद देख रहे हैं नूरजहां द्वारा, नूरजहां कौन थी? जहांगीर की पत्नी। नूरजहां के द्वारा एतमातुद्दौला के मकबरे का निर्माण तथा प्रथम लाहौर में जहांगीर के मकबरे का निर्माण किया गया था। एतमातुद्दौला का मकबरा सबसे प्रथम था और उसके बाद उसने जहांगीर के मकबरे का भी निर्माण करवाया। यानी मकबरे के निर्माण का श्रेय मुगल काल में किसको जाता है? नूरजहां का। जिंदे आदमी का मकबरा बनवा देती थी कि आपके मरने के बाद यहीं दफन किया जाएगा, देख लीजिए, और एक बार रोज वहां से घूम के आइए। एतमातुद्दौला कौन था? जहांगीर का पिता, नूरजहां के पिता एतमातुद्दौला। मुगल कालीन कला और संस्कृति में देखेंगे शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद, ताजमहल, आगरा में मोती मस्जिद। मोती मस्जिद भी कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। औरंगजेब द्वारा औरंगाबाद में राबिया उद दौरानी यानी पत्नी का मकबरा बनाया। राबिया उद दौरानी कहां पे? औरंगाबाद। अकबर द्वारा चित्रकला के विकास हेतु एक विशेष विभाग की स्थापना की गई थी अकबर के समय से, इसीलिए जहांगीर को चित्रकला में इतनी रुचि आने लगी, अकबर के समय से वो देख रहा था। जहांगीर के शासनकाल में अब्दुल समद, फारूक बेग, खुनरू, कुली जमशेद मुस्लिम, ताराचंद्र इत्यादि प्रसिद्ध चित्रकार हुए। इसमें मोहम्मद ईसा का नाम नहीं है, वो अकबर के समय में थे। एक विभाग बना के उसका हेड बनाया अकबर ने चित्रकारी का, उस समय थे मोहम्मद ईसा। और जब जहांगीर के शासनकाल में चूंकि इसको चित्रकारी में ही रुचि था तो दुनिया के कोने कोने से चित्रकारों को बुलाया। ये सब प्रमुख नाम है, अब्दुल समद, फारूक बेग, खुनरू, कुली जमशेद मुस्लिम, ताराचंद्र और भी नाम है। ये सब काफी प्रसिद्ध रहे चित्रकारी में। मुगलों के कार्यकाल में मूर्तिकाल का विकास अपेक्षाकृत कम हुआ, यानी अलग अलग स्थानों पर मूर्ति कला का विकास ना के बराबर था इसके काल में। कुछ किताबों के नाम, मुगल कालीन साहित्य, हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम। तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर ने। अकबरनामा, अबुल फजल। आईना अकबरी, कंठ में आवाज गायब हो गई है, बोलिएगा तो दूसरों को सुन के भी याद होता है। आईना अकबरी, अबुल फजल। तौफीक अकबर शाही, अब्बास शेरवानी। तारीख हुमायूं, कयाजिद सुल्तान। मसारे जहांगीर, ख्वाजा कामगार। तारीख फरिश्ता, मोहम्मद कासिम फरिश्ता। बादशाह नामा, अमीनी कजवई। और आलमगीर नामा, मिर्जा मोहम्मद काजिम। फतुहाते आलमगीरी, ईश्वर दास ने लिखा। उल मजूम बहरैन, दारा शिकोह ने लिखा था। और मुकज्जमे अफगानी, नियामतुल्लाह ने लिखा था। और विशेष बात की ये सारी की सारी किताब किस भाषा में? फारसी भाषा में थे। सबको एक साथ एक जगह नाम दिया गया है, ये सब फारसी भाषा थे। क्या क्या आपको बिल्कुल नहीं आ सकता है? मसारे जहांगीर, तारीख फरिश्ता, बादशाह नामा, आलमगीर नामा, ये सब कुछ 4-5 बीच में नाम है जो नहीं आते। नीचे वाले आते हैं, ऊपर वाले आते हैं। 4 ऊपर से 4 नीचे से याद रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिए। फारसी में अनुवाद, बहुत सारे जो यहाँ स्कॉलर्स थे उन्होंने अनुवाद करने का भी काम किया। महाभारत जो संस्कृत में था उसको अनुवाद किया फारसी में किसने? नकी खान, बदायूनी, अबुल फजल और फैजी। इन लोगों ने मिलकर क्या किया? महाभारत जो संस्कृत में लिखा हुआ था उसे फारसी में अनुवाद किया ताकि भारत की संस्कृति को समझा जा सके। कुछ बात समझ आई? रामायण को किसने कन्वर्ट किया? बदायूनी ने। अथर्ववेद को किसने कन्वर्ट किया? बदायूनी ने ही। लीलावती को फैजी ने। राजतरंगिनी को शाह मोहम्मद शहबादी और हरिवंश को मौलाना शेरी ने कन्वर्ट करके फारसी और उर्दू के भाषा में जो सामान्य जन समझ सके उस भाषा में कन्वर्ट करने का काम किया, जिससे लोगों को भारत की संस्कृति के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ। हिंदी के भी कुछ बुक्स हैं, जैसे रामचरितमानस किसने लिखा? तुलसीदास। सूरसागर
प्रेम वाटिका 10 बार से ज्यादा आ चुका है। प्रेम वाटिका किसने लिखा था? 10 बार से ज्यादा। रसखान नाम है। सुंदर श्रृंगार सुंदर कविराज ने किया। और कविता रत्नाकर, इसका नाम ही कुछ अजीब सा है। अलंकार मंजरी केशव दास। संस्कृत में कुछ चीजें थी। अकबर शाही या श्रृंगार दर्पण को किसने लिखा संस्कृत भाषा में? पदम सुंदर ने। और भानुनंद चरित किसने लिखा? आचार्य सिद्ध चंद्र उपाध्याय ने लिखा। ये नाम जरूरी है। संस्कृत वाले नाम अब तक किसी एग्जाम में नहीं आए। किसने लिखा? फारसी वाले आए हैं और ये वाले आते हैं एग्जाम में। प्रेम वाटिका, ये सब आप पढ़ चुके हैं। यहां से हम चर्चा खत्म करेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री आप क्लियर कर चुके हैं। पढ़े हैं ना? पूरा मॉडर्न पढ़ गए कह रहे हैं सर। सर ही तो पढ़ाए थे मॉडर्न हिस्ट्री आपको। क्या? अरे इधर जहांगीर मरा और उधर शिवाजी का राज्याभिषेक नॉर्थ से साउथ में दूसरी तरफ 1627 के शिवनेर में शुरू हुआ था। वहीं से तो क्रिया शुरू होती है। तो मॉडर्न में क्या पढ़ रहे थे? उसके अलावा आगे पीछे बोले पूरा मॉडर्न खत्म कर दिए हैं। तो मेंशन से मतलब नहीं है। हिस्ट्री है तो वो कहीं से भी आ सकते हैं मॉडर्न में, ये बात है। अधिवेशन अधिवेशन हो गया है। मतलब कांग्रेस पढ़े हैं? कांग्रेस 1885 से 47 तक। हमको लग रहा है कि ये हो गया तो हम बहुत सुकून से थे कि चलो अब काम खत्म हो गया। मैंने एक दिन और टाइम लीजिएगा अब, है ना? 1-2 दिन समय दीजिएगा तो लगभग जो इतिहास से संबंधित प्रमुख बातें हैं वो समझा देंगे। 2 दिन टाइम दीजिए, ठीक है? शिवाजी वाला सेक्शन लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। मॉडर्न का मतलब होता है राजा महाराजा लेते हुए सब चीजों को पढ़ाना कराना। आज तो टाइम हो गया, छोड़ देते हैं। गजब पढ़ाई है। अभी कोई